हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होली के इस पर्व पर आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इस सेशन में बहुत अच्छे परसेंटेज, बहुत अच्छे मार्क्स से जो है वो 12th क्लास जो है वो क्लियर करें। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी। बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर डे पे हम लोग क्लास 12th के लिए एक नया रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के सिलेबस के मैथमेटिक्स सेक्शन के 13 चैप्टर्स का एक रिवीजन सीरीज। इसमें आपको कंप्लीट जो आपके 13 चैप्टर्स है, इन हर एक चैप्टर की 2 क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस में आपके लिए लाने वाला हूं, जिसमें एक क्लास में हम लोग कंप्लीट थ्योरी जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग इन सारे पॉइंट्स को जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर चैप्टर के मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस की भी सेपरेटली प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें 20 to 25 हर एक चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप लाइक 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं। तो ये सारी जो है प्रैक्टिस आपका रिवीजन प्लान इस रिवीजन सीरीज में मैं आपको जो है वो देने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। हमारा फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स के सेक्शन का क्लास 12th में है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन की पहले हम लोग क्विक थ्योरी रिवाइज करेंगे। हमारे जो टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको 20 to 25 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों रिलेशन का, कि व्हाट इज रिलेशन। किसी भी रिलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सबसे पहले हमें देखना है। तो सीधी सी बात है बच्चों कि जब भी हमारा कोई रिलेशन होगा तो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन पे लेके चलता हूँ। आफ्टर दैट मैं ये की पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूँ कि देखिए बच्चों, जब भी कोई रिलेशन होगा तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक रूल को ही हम लोग रिलेशन बोलते हैं। रूल बोल दीजिए या फिर डेफिनेशन होगी। अब डेफिनेशन को या रूल को हम लोग यहाँ पे एक ही चीज बोल रहे हैं। जब भी किसी रूल या डेफिनेशन की हम लोग मैथ्स में बात करें, उसे ही हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अब रूल और डेफिनेशन यहाँ कैसे होगा कि लेट से आपके पास दो नंबर है, यहाँ पे मान लो मैंने एक नंबर 2 लिया और एक नंबर मैंने मान लो 6 ले लिया। अब मेरे पास इन दोनों नंबर्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी डेफिनेशन या रूल हो सकता है। मैं इनकी डेफिनेशन ऐसे दे सकता हूँ। हो सकता है कि मैंने ये बोल दिया कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, तो ये एक मेरी फर्स्ट डेफिनेशन होगी, राइट। ऐसे ही मैं आपको सेकंड डेफिनेशन ये बता सकता हूँ कि भाई 6 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका सेकंड रूल हो गया। तो ये जो रूल्स या डेफिनेशन हम लोग इन नंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अब इस रिलेशन के लिए मान लो मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो मैं इसको ऐसे मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं कि आपको ऐसे नंबर्स का पेयर लेना है जिनका डिफरेंस करिए आप, और वो डिफरेंस क्या आ जाए, एक इवन नंबर आ जाए, तो इस चीज को आप क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेशन बोलते हैं। इस डेफिनेशन या इस रूल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन, या फिर जो है वो इसी चीज को आप रूल से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी मैथ्स में किन्हीं दो नंबर्स को कनेक्ट करना होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, एक रूल चाहिए होगा, एक डेफिनेशन चाहिए होगा, एंड दैट पर्टिकुलर रूल और डेफिनेशन इज कॉल्ड एज रिलेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिलेशन का ओवरव्यू दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग इस जो है वो हमारे ये की पॉइंट्स है, इन पे देख लेते हैं कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। हमारा जो रिलेशन आर होगा बच्चों, रिलेशन आर होगा वो क्या होगा, रिलेशन आर यदि मैं बोलूं कि सेट ए से लेकर सेट बी पर डिफाइन किया गया है। बच्चों सेट ए से सेट बी पर डिफाइन किया गया है, तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब ए क्रॉस बी जो होगा वहां से जो एलिमेंट निकल के आएंगे, ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स को हम उस रूल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है उस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे बच्चों वो किस में चले जाएंगे, आर के अंदर चले जाएंगे। इसी चीज को हम यहाँ पे मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर हमारा सबसेट होगा किसका बच्चों, ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स किस में चले जाएंगे, आर में चले जाएंगे, और या फिर इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स ही किस में गए, आर में गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। तो जब भी बच्चों हमारा रिलेशन आर डिफाइन होगा तो पहले तो आपको माइंड में ये होना चाहिए कि भाई हमारा
सेट कौन सा है, किस सेट पे वो रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो जिस भी सेट पे वो रिलेशन डिफाइन किया गया है उस सेट को आप बोलेंगे कि भाई वहां पे आपको पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई करना होगा। यदि यहाँ पे सेट आपका बी ना होके ये बोल दिया जाए कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए, है ना, ये वाला जो है वो बी वाला सेट हटा दिया जाए, तो उस केस में बच्चों ए क्रॉस बी की जगह आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, ए क्रॉस ए ही कैलकुलेट करना होगा, राइट। ए क्रॉस ए के यदि कुछ या सारे एलिमेंट्स आर में चले गए उस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग, तब हम बोलेंगे कि वही हमारा रिलेशन आर होने वाला है, राइट। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने बात की कि रिलेशन आर होता क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट पे कि रिलेशन आर हो गया। तो बच्चों इसमें ये तो अभी हमने देखा ही था कि रिलेशन आर में आपने ये डिफाइन किया था कि ये रिलेशन में हमेशा हमारा एक रूल होता है। अब रूल होता है तो मैं थोड़ा सा इसको आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं और फिर वो की पॉइंट आपको बताऊंगा। तो इसमें देखिए, जैसे मान लो आपका कोई सेट ए है, राइट, कोई सेट ए है और इसमें मान लो मैंने 1 2 3 लिया, राइट, और एक मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया। रिलेशन आर ऐसे डिफाइन किया कि इसकी डेफिनेशन है कि इस आर में केवल वही नंबर्स का पेयर जाएगा जिनके लिए ये डेफिनेशन ठीक होती है, मतलब a इज इक्वल्स टू 2b, राइट। इसका क्या मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 2b का मतलब है यहाँ इस नंबर का डबल करने पे यहाँ ये नंबर आपको मिलना चाहिए, तो केवल उन्हीं पेयर्स को आपने उठाया है। अब बच्चों ये रिलेशन r सेट a में है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई a क्रॉस a क्या होगा। तो a क्रॉस a यदि आप यहाँ पे चेक करिए तो a क्रॉस a आपके पास कितना आ जाएगा, a क्रॉस a करेंगे तो 1 2 3 का क्रॉस आपको 1 2 3 के साथ ही करना होगा। तो जितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पे वो सारे आप लिस्ट आउट कर दीजिए। हो सकता है आपके पास 1 1 बन गया, फिर 1 2 बन गया, सो ऑन, लास्ट में आपके पास बच्चों कौन सा पेयर बन गया, 3,3 का पेयर बन गया। टोटल 9 पेयर्स आ गए। अब आपको चेक करना है कि इन पेयर्स में से कौन कौन से पेयर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से पेयर्स में पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे के डबल करने से आपको मिल रहा है। तो दूसरे के डबल करने से बच्चों आप ये देख सकते हैं कि 1,1 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका डबल करोगे तो वो तो 2 हो जाएगा, तो 1 के इक्वल नहीं है। आपने इसका डबल किया तो 4 आ जाएगा, तो वो भी इसमें नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो एलिमेंट आएगा बच्चों वो 2,1 ही आएगा, इसके अलावा और कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो आपके पास a क्रॉस a में टोटल 9 एलिमेंट्स थे, बट यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन आपने देखा कि आर की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस ए में से केवल एक ही एलिमेंट ऐसा था जो आर के अंदर जा पाया, बाकी सारे 8 एलिमेंट जो है ना वो रिजेक्ट हो गए। अब यहाँ पे बच्चों 3 चीजें निकल के आती है कि जब आप ऐसा डिफाइन कर देते हैं किसी भी रिलेशन के लिए, तो पहली चीज आपसे एग्जाम में ये पूछी जाती है कि भाई इस रिलेशन का हमें क्या बताओ, डोमेन बताओ। तो डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट ये वाला है यहाँ पे 2 वाला, तो ये एलिमेंट 2 जो है ना वो इसके डोमेन में चला जाएगा। केवल एक ही सेट है यहाँ पे, तो इस वजह से केवल 2 आ जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो सबका हम पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे इस डोमेन में लिख देते हैं। ठीक, ऐसी बात दूसरी हम लोग करें तो दूसरी बात बच्चों रेंज की होती है कि रेंज क्या होगा। तो रेंज निकालने का भी बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो आगे लिखा हुआ होता है यहाँ पे इस एलिमेंट को अपन रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एलिमेंट अपना रेंज होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब बात आती है कि व्हाट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपको इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। कोडोमेन आपको निकालना है तो जिस सेट पे वो डिफाइन है, आपका यहाँ पे सेट कौन सा था, रिलेशन आर डिफाइन था ए से ए पर, ए से ए पर था, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने देखा कि आपका रिलेशन ए से ए पर डिफाइन था, तो इधर की साइड जो लिखा हुआ सेट होता है वो पूरा ही आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट अपना कोई दूसरा सेट नहीं था, ए ही था, तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा ए हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हम लोग हर रिलेशन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज डोमेन एंड देन कोडोमेन, और फिर उसके बाद में रेंज भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन के लिए डोमेन होता है, रेंज होता है, रिलेशन के लिए भी हम लोग डोमेन और रेंज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन। कहने का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, इस टाइप के एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं आर में, तो इनमें से जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसने रेंज का डेफिनेशन यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया है कि जो हमारा नेक्स्ट इधर वाला पॉइंट होता है
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर नंबर को रेंज बोलते हैं। और पूरा आपका जो सेट बी होगा, सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। पूरा जो आपका सेट बी होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको एक सेट ए गिवन है, राइट। आपका एक सेट ए आपको दिया हुआ है। सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक 1 से लेके 14 तक। और ये रिलेशन आर सेट ए से ए पर ही है। सेट ए से ए पर है, इसका मतलब आपको ए क्रॉस ए का एक आइडिया होना चाहिए कि ए क्रॉस ए में क्या क्या आने वाला है। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, और लास्ट में करते करते 14 भी आ जाएगा, राइट। ये आपका ए क्रॉस ए हो जाएगा। अब रिलेशन आर की क्या डेफिनेशन दे रखी है बच्चों, ध्यान से देखिए। रिलेशन आर की डेफिनेशन दे रखी है कि ऐसे एलिमेंट्स के पेयर ही इसमें जाएंगे जिसके लिए 3x माइनस वाई का वैल्यू 0 होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लूं कि ऐसे एलिमेंट्स ही जाएंगे जिसमें फर्स्ट वाले नंबर का आप ट्रिपल करो, मतलब उसका 3 टाइम करो, तो दूसरा नंबर आ जाए। केवल उन्हीं पेयर्स को आपको लेना है। तो बच्चों आर में कौन कौन जा सकता है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का आपने 3 टाइम किया तो दूसरा एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे 1,3। भैया आपने x का वैल्यू 1 देखा है यहाँ पे, तो x का 3 टाइम किया तो 3 आ रहा है, तो ये चल जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 वाली लाइन में आपने देखा 2,6 चल जाएगा, बिकॉज 2 का आपने 3 टाइम किया तो 6 आ रहा है। ऐसे ही आपने थर्ड वाली लाइन में 3 के लिए चेक किया तो 9 भी आ रहा है। और ऐसे ही आपने नेक्स्ट 4 के लिए चेक किया तो 4,12 आ जाएगा। बट 5, जैसे ही आप 15 करेंगे, है ना, 5,15, तो ये नंबर हमारा इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज हमारा सेट जो है ना वो 14 तक ही था, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। मेरा जो सेट रिलेशन डिफाइन था वो ए से ए पर था, इस वजह से मुझे यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन आपका आर होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है, हमें 3 चीजें निकालनी है। एक तो इसका भाई डोमेन क्या होगा, डोमेन कैसे निकलता है। डोमेन अभी आपको मैंने बताया कि डोमेन हमारा वो होगा जो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट लिखे हुए थे ना, ये वाले, यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो इन पहले वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। देखिए बच्चों ये आपको क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 2 3 और 4 इससे डिफाइन करेंगे, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट डोमेन के बाद में बच्चों हम बात करेंगे रेंज क्या होगी इसकी। तो रेंज निकालने के लिए अभी आपको मैंने बताया कि जो आगे वाले ये पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज में हमारे यहाँ 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं। एक तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे रेंज में जाने वाले हैं। और उसके बाद में बच्चों हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द कोडोमेन। कोडोमेन निकालना है तो कोडोमेन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि जहां आपका रिलेशन डिफाइन था यहाँ ए से ए पर ही था, तो इसका मतलब ये वाला जो आगे वाला सेट होता है ए, इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 और अप टू द 14 नंबर जिसको हमने सेट ए बोला है, ये इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो फर्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक रिलेशन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। तो ये डिस्कशन हमारा इस क्वेश्चन के थ्रू है। जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 2, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको थोड़ा सा जल्दी से करते हैं कि आपका रिलेशन आर है वो सेट एन पर डिफाइन है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एन क्रॉस एन निकलेगा। एन क्रॉस एन कैसे निकलेगा, पेयरिंग बना लो 1 1 1 2 और बहुत सारी पेयरिंग ऐसी हो सकती है। मुझे नहीं पता कितनी पेयरिंग होगी क्योंकि एन में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे डैश लगा दीजिए। अब रिलेशन आर की क्या डेफिनेशन बच्चों दे रखी है, रिलेशन आर की डेफिनेशन है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट कि भाई y का वैल्यू जो है ना वो आपका कितना होना चाहिए, x प्लस 5 होना चाहिए, राइट। लेकिन उसने बोला है कि x नेचुरल नंबर है जिसका वैल्यू 4 से कम होगा। मतलब यहाँ पे साथ में ये भी कंडीशन दे रखी है कि x जो है ना वो 4 से कम होगा। तो 4 से बच्चों कम होगा तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू नेचुरल नंबर है, 4 से कम है, तो केवल x की यही वैल्यूज होने वाली है। 4 से कम का मतलब तो ये 3 ही वैल्यू होंगी। अब आप देखिए कि r में कौन कौन जाएगा। तो r में जब आपने 1 इनपुट किया है यहाँ पे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,6 हो गया। और ठीक है, ऐसे दूसरा एलिमेंट आपने 2 भेजा तो 7 हो जाएगा। और तीसरा एलिमेंट आपने 3 भेजा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। बच्चों आपके पास ये 3 पेयर आर में जाने वाले हैं। अब आपको 3 चीजें हमेशा ही कैलकुलेट करनी होती है। कौन कौन सी 3 चीजें कैलकुलेट करनी होती है, आपको पहली चीज तो ये कैलकुलेट करनी होगी कि भाई रिलेशन आर का हमारा जो है वो
डोमेन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन में अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए होते हैं ना बच्चों, ये हमारे डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे डोमेन में 1 2 और आपका 3 जाएगा। नाउ बात आती है रेंज की, पहले हम लोग रेंज डिफाइन कर देते हैं। तो रेंज क्या बताई मैंने आपको कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आपके इसके पास में लिखे हुए होंगे, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज में आपके पास ये 3 एलिमेंट जाएंगे, 6 7 और 8, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। देखिए क्लियर हुआ आपको। इसी तरीके से हम लोग कोडोमेन निकाले हैं, तो व्हाट विल बी द कोडोमेन। कोडोमेन निकालने का एक ही तरीका है। कोडोमेन में आपको देखना है कि आपका सेट कहां से कहां तक था, n से था। तो n क्रॉस n में आपने ये आगे वाला जो सेट होता है ना, n क्रॉस n में मान लो n क्रॉस r है कहीं पे, अब आपसे पूछा जाए कि भाई कोडोमेन कितना होगा, तो r हो जाएगा। अब यहाँ n क्रॉस n है तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये इसका कोडोमेन बन जाएगा। सो दिस इज माय कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन भी हम ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिर से डोमेन रेंज का जो है वो बच्चों कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है, वापस से आपको रिलेशन दे रखा है, x की वैल्यू इनमें से आनी है, तो आप r जल्दी से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही x का वैल्यू 0 होगा तो 0 और 0 प्लस 5 हो जाएगा। सो फर्स्ट पेयर इज 0,5, दूसरा पेयर कितना हो जाएगा 1,6, तीसरा पेयर कितना हो जाएगा 2,7। अब क्या 2,7 जो है आपने इसमें भेजा, तो क्या ये 2,7 पॉसिबल है, हमें नहीं पता। हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि उसने देखो ना तो किसी सेट की बात की है यहाँ पे, इसने क्वेश्चन में कोई भी सेट की बात यहाँ पे नहीं की है। तो आपको सारे वैल्यूज 1 बाई 1 इसमें पुट कर देने हैं, कुछ नहीं सोचना है कि 7 इस सेट में है या नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उसने रिलेशन आर डिफाइन करते टाइम सेट तो आपको दिया ही नहीं है, तो सेट तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3, फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4,9 और देन आपका हो जाएगा 5,10, राइट। तो ये आपके पास रिलेशन आर बनने वाला है। अब आपसे 3 चीजें पूछी जा रही है कि व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन और ये सारी चीजें क्या होगी, तो हम इजीली बता सकते हैं। पहला हमें बताना है कि व्हाट इज डोमेन। अभी मैंने आपको जैसे बताया डोमेन निकालना है, तो ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं ये बच्चों डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सबको आप डोमेन में कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5 ये आपके डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। नाउ व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर। तो रिलेशन आर की रेंज निकालने के लिए दूसरे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज में क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 और फिर 10, ये आपके पास रेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो सेट है वो कौन से सेट पे ये डिफाइन था, ये तो बच्चों यहाँ दिया हुआ ही नहीं था। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में मैं कोडोमेन जो है ना वो ये लिख सकता हूँ, कोडोमेन इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं किया गया है, इस वजह से मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि इस रिलेशन का जो कोडोमेन है वो डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे ये दिया हुआ ही नहीं है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन दिस सेट, वहां तो कुछ ही नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट रिलेशन की डेफिनेशन दे दी। तो यहाँ पे कोडोमेन इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन अगेन आपका इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड था। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ द रिलेशन जो है ना वो क्या क्या है। देखिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ द रिलेशन। टाइप्स ऑफ द रिलेशन में देखिए बच्चों, रिलेशन की जब हम टाइप की बात करें तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के जो है वो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, हिंदी में जिसको हम स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला रिलेशन हमारा ये होता है। देन सेकंड हमारा रिलेशन होगा सिमेट्रिक रिलेशन। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको हिंदी में हम संक्रामक संबंध भी बोलते हैं। तो ये 3 रिलेशन आपके मेनली एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम तब डिफाइन करेंगे जब हमारा जो सेट होगा, कौन सा सेट, ये आर है, वो किस पे डिफाइन किया गया है, ए पे। तो आप देखेंगे कि इस सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए, यहाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी एलिमेंट्स के लिए ये बात लागू होनी चाहिए। यदि सभी एलिमेंट्स के पेयर खुद के साथ ही बन रहा है तो उस रिलेशन को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। नाउ व्हाट विल बी अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे कि एक रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन तब बोलेंगे कि जब आप किन्हीं 2 अलग अलग नंबर्स का पेयर बना लो, है ना, वो आर में पहली बात तो होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट यदि वो अलग अलग नंबर्स का पेयर आर में मिल गया तो उसका उल्टा पेयर भी आपको आर में दिखना चाहिए। मतलब बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी आपका आर में जाना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और ये बात हर एक अलग अलग नंबर्स के पेयर के लिए
लागू होनी चाहिए, तभी उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। एंड व्हाट विल बी अबाउट ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे कि यदि आपके पास तीन ऐसे अलग अलग नंबर्स का पेयर है, पेयर कैसे बनाने हैं, पहला ए बी बनाया तो ये बी आगे वाले में जरूर आना चाहिए, और फिर आपका पेयर सी के साथ बना लो भले, और नंबर्स आपको तीन अलग अलग उठाने ए बी सी। तो उसका कंडीशन है कि यदि ए बी आपको मिल गया और बी सी भी आपका आर में चला गया, अवेलेबल है, तो इस बी को हटाने के बाद में क्या बचता है, यहाँ ए सी बचता है। तो यदि ए सी भी आपका आर में आ गया तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन में गारंटी देते हैं इस बात की कि वो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये तीसरी डेफिनेशन थी हमारी ट्रांजिटिविटी की। अब हम लोग जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों मेन चीज ये है ना कि जब भी हम आरबीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं और आपका ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है, तो मेन चीज ये है कि अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को बढ़ाइए, है ना। जो मैं ये थ्योरी बता रहा हूँ आपको, इससे आप क्वेश्चंस को कनेक्ट करिए और अपनी इस अप्रोच को डेवलप करिए, सो दैट आप वहां बैठे हुए हैं एग्जाम हॉल में, तो वहां आप क्वेश्चन जो है वो बना पाए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाए। तो ऑलवेज ट्राई टू डेवलप क्वेश्चन सॉल्विंग हैबिट, है ना। सो क्वेश्चन सॉल्विंग हैबिट हमें डेवलप करनी है। तो जस्ट 5-7 रिजल्ट है और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हमें बस सॉल्व करने आने चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक रिलेशन है आर, फिर से आपका ये रिलेशन इस सेट पर डिफाइन है। तो इस सेट पर डिफाइन है, तो मैंने आपको ये सिखा रखा है कि 1 2 3 पे यदि डिफाइन है तो 1 2 3 का क्रॉस 1 2 3 से कर दो, कितना आएगा वो आप देख लीजिए कि भाई यहाँ पे एक तो पेयर बनेगा 1 1, फिर 1 2, और ऐसे बहुत सारे पेयरिंग आप कर सकते हैं। 3 तक जो है वो यहाँ पे पेयर बनने वाले हैं। अब उसने बोला है कि इसमें से आर में जो भी डेफिनेशन थी, उसने डेफिनेशन को हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट उसने इतना बोल दिया है कि इन टोटल 9 एलिमेंट्स में से आर में कितने एलिमेंट गए, 1 2 3 4 5, केवल 5 एलिमेंट जो है ना उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर में जा पाए। अब आर में यदि केवल ये एलिमेंट जा पाए, तो अब हमें बताना है कि भाई हमारा ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये हमें अब डिस्कस करना है। तो देखिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव में आपको ये पता है कि सेट ए में जितने एलिमेंट है, यहां हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो इन तीनों एलिमेंट्स की पेयरिंग खुद के साथ होनी चाहिए। तो यानी 1 1 का पेयर यहां होना चाहिए, आप देख लीजिए 1 1 है, यानी 2 2 का होना चाहिए और 3 3 का होना चाहिए। इसमें यदि 10 एलिमेंट होते तो सबका पेयर होना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, राइट। अब बात करेंगे बच्चों हम ट्रांजिटिविटी की, सॉरी सिमेट्रिक होने की। अब सिमेट्रिक होने की यदि हमें बात करनी है, तो सिमेट्रिक में मैंने आपको ये बताया कि आपके जो दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देखिए अलग अलग होने चाहिए, तो ये तो अलग अलग नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, ये हमारे कोई काम का नहीं है सिमेट्रिक होने में, इसको भी हटा दीजिए। ये 3 एलिमेंट तो डायरेक्टली आउट ऑफ द रेस हो गए। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये दो अलग अलग एलिमेंट्स का पेयर है, तो यस इसमें एक 1 है एक 2 है, दोनों अलग अलग है। तो क्या यहाँ पे इस रिलेशन में 1 2 का उल्टा कहीं अवेलेबल है क्या, तो 1 2 का उल्टा कायदे से 2 1 इसमें होना चाहिए था, बट 2 1 नहीं है। इट मींस ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक जो है वो नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। देखिए ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात आई कि ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी हमें कैसे टेस्ट करनी है, ट्रांजिटिविटी में आपको मैंने अभी बताया कि ट्रांजिटिव में आपके तीनों नंबर जो है वो अलग अलग होने चाहिए। अब अलग अलग आप लेते हैं, तो एक नंबर आपने 1 2 का पेयर बना लिया, अब दूसरा पेयर बनेगा ना तो इसमें 2 तो यहाँ आके पहले ही बैठ जाएगा, आगे आप जो मर्जी है वो तीसरा नंबर ले लो। अब तीसरा अलग नंबर लेना है, 1 आ चुका, 2 आ चुका, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ मैं 3 लूं। अब 1 2 है क्या इसमें, यस 1 2 है, क्या 2 3 है, यस है, तो कायदे से इसके पास 1 3 होना चाहिए था, बट 1 3 इस आर में नहीं है और 1 3 आर में नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होएगा। तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होएगा, यही हमें प्रूव करना था कि सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ये भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है फिर से कि एक आपको रिलेशन दे रखा है, सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 तक, और आपको बताना है कि क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। तो पहले तो बच्चों मैं आर बना लेता हूं। आर कैसे बनेगा, मुझे यहाँ से एक एक एलिमेंट उठाना है और यहाँ रखते जाना है। तो जब ए की जगह मैंने 1 रखा तो बी कितना आएगा, 1 + 1 2, ठीक है, तो 1 भेजा 2 आ गया, फिर 2 भेजा तो 1 ऐड करके आ रहा है 3 आ जाएगा, 3 भेजा आपने तो 4 आ जाएगा,
बच्चों 4 भेजा तो 5 आ जाएगा, 5 भेजा तो 6 आ जाएगा और 6 भेजा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, बट 6,7 देखो 7 क्यों कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि इसने साफ दे रखा है आर इज डिफाइंड इन दिस सेट, मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं इस सेट में ही कर रहे हैं, तो 7 तो इस सेट से बाहर चला जाएगा, तो वो पेयर कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात कर रहे हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि जितने सेट के एलिमेंट्स होते हैं सबका पेयर खुद के साथ बनना है, तो इस सेट में टोटल 1 से लेके 6 तक 6 एलिमेंट है, सबका पेयर होना चाहिए था। क्या 1 1 है क्या इसके पास, इसमें तो 1 1 ही नहीं है, और 1 1 नहीं है तो पहला पॉइंट आप यही बोल देंगे कि ये रिलेशन आपका, ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला। अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक होने की। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, कैसे पता करोगे? सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता है 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए था, तो 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ नहीं है, तो यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया। तीसरा पॉइंट, आप ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में आपको 3 अलग अलग एलिमेंट्स का पेयर बनाना होगा। मान लो मैंने 1 2 का बना लिया, तो 2 पहले से आके यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट तो यहीं जाना है। अब अगला पेयर आप जो मर्जी है उसके साथ बना लो। मान लो मैंने 2 3 का बना लिया, अब कायदे से मेरे पास 1,3, ये तो जो इधर पहले ही आके बैठ गया उसको तो हटा दो। अब 1 3 का पेयर यदि आर में हो जाता तो चांस था कि ट्रांजिटिव होता, बट यहाँ पे 1 3 का पेयर ही नहीं है, तो इसका मतलब आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप बोल देंगे कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मतलब ऐसे रिलेशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो ना तो रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो, ना आपका ट्रांजिटिव हो। तो ये आपका एक एग्जांपल है फिर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही। अब जैसे ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि थोड़ा सा आप इस हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करिए कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उन पॉइंट्स पर आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे देखिए, आप ये देख सकते हैं कि एक रिलेशन आ रहा है, वो आपका इस सेट पर डिफाइन है, 1 2 3 4 पर डिफाइन है। इसका मतलब इस सेट पर डिफाइन है, तो आपको पता चल गया कि रिलेशन आर में इसके क्रॉस एलिमेंट में से ही एलिमेंट्स जाने वाले हैं। 1 2 3 4 कितने पेयर आने वाले हैं? टोटल 16 पेयर आएंगे। 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, और ऐसे करते हुए 4,4, ये टोटल 16 पेयर होंगे। अब आर में आपको ये दे रखा है कि भाई आर में इतने सारे एलिमेंट्स हमें डेफिनेशन सेटिस्फाई करने पर मिलते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स नहीं गए, जो एलिमेंट्स गए हैं आर में वो भी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इतने एलिमेंट्स गए हैं। अब वो पूछ रहा है कि भाई आर आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो मैं पहली बात करूं रिफ्लेक्सिव की, है ना, पहली बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव की। बच्चों रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं ये कैसे चेक होगा? आपको देखना होगा कि रिफ्लेक्सिव में जो आपका सेट था, बच्चों सेट कौन सा होगा ये आपको ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन में। सेट आपका ये है, इस सेट में कितने एलिमेंट है? टोटल 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट का पेयर खुद के साथ बन रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, डन। तो आपने देखा 1 1 है क्या? यस 1 1 आगे लिखा हुआ है, 2 2 है, और 4 4 है, 3 3 है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन की डेफिनेशन पर एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में, तो यहाँ पे ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करें बच्चों हम लोग सिमेट्रिक होने की, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? कैसे पता करेंगे हम लोग? सिमेट्रिक के लिए आपको बताएं कि सेम एलिमेंट्स की तो बात अब करनी नहीं है, तो इनको तो आप हटा ही दो। जो एलिमेंट सेम है ना उनको आप कट कर दो, क्योंकि इनका यूज नहीं है सिमेट्रिक में, ये काम नहीं आएगा, ये भी काम नहीं आएगा, 3 3 वाला भी काम नहीं आएगा, ये एलिमेंट्स कोई काम के नहीं है हमारे। अब डिफरेंट एलिमेंट में आपके पास एक तो 1 2 बचा, तो क्या 1 2 का उल्टा 2 1 अवेलेबल है क्या? तो आपने देखा 1 2 का उल्टा बच्चों 2 1 अवेलेबल नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स व्हाट, कि आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो है वो रिलेशन क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक तो नहीं होगा। देखिए ध्यान से, सिमेट्रिक तो ये रिलेशन नहीं होगा, राइट ना? तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, बिकॉज आपने देखा कि इस रिलेशन में जो है वो 1 2 का उल्टा 2 1 वहां अवेलेबल नहीं था, तो ये रिलेशन अभी जैसा कि हमने नोट किया था वही एक बार वापस लिख देते हैं कि हमने देखा कि ये रिलेशन आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया था, है ना, रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक जो है वो ये नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। रीजन आप समझ गए, मेरे पास एक पेयर ऐसा मिल गया
जो उस कंडीशन को फेल कर रहा है, तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने देखा 1 2 का उल्टा है क्या, तो 2 1 नहीं है, खत्म बात। ऐसे ही हम तीसरी चीज चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिव थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चेक करना होगा बच्चों। ट्रांजिटिव में मैंने आपको बोला है कि 3 अलग अलग नंबर्स का पेयर आपको लेना है। इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो सेम है, तो इनको तो हटा ही दो, और ये भी हमें नहीं चाहिए। अब ट्रांजिटिविटी की बात करें तो पहला पेयर यदि आपने लिया लेट से 3 2, है ना, पहला पेयर किसी ऑर्डर में ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि एक ही 1 2 से ही शुरू करें। आपने पहला पेयर लिया 3 2, आपने देखा कि ये आर में है क्या, अवेलेबल था। फिर अगला पेयर आपने बच्चों यहाँ पे जो है वो आपने सपोज करिए 3 2 लिया, और फिर आपने 1 2 लिया। अब 1 2 ले नहीं सकते आप, बिकॉज 2 तो पहले ही यहाँ पे बैठना चाहिए था, तो ये तो गड़बड़ हो गया। इस तरीके से आप नहीं ले सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो कुछ और सोचें अपन। तो पहले मान लो मैं 1 3 ले लेता हूँ, और फिर मैंने बच्चों लिया 3 2, है ना, ये चलेगा क्योंकि 3 कायदे से पहले ही आके यहाँ बैठ जाएगा। तो उस केस में आप देखेंगे कि बचेगा क्या, ये 3 से 3 हट गया। 1 2 का पेयर यदि आर में है तो फिर आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो अलग अलग नंबर्स का कोई पेयर इस वाले क्वेश्चन में तो है ही नहीं। तो 1 2 का पेयर आर में अवेलेबल है, ये रहा। तो इसका मतलब आपका ये रिलेशन जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो आर इज ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो गया। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, तो कुल मिला के आप देखिए तो ये रिलेशन आपका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि भाई आर आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही हम लोग जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक जस्ट रिलेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि भाई ये रिलेशन का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। क्लास में भी मैं बता चुका हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपने मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया था उसमें भी ये क्वेश्चन अवेलेबल था। तो यहाँ जस्ट एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन चेंज की जा सकती है और आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर एक पेयर उस आर में है या नहीं। उसने क्या बोल रखा है, कंडीशन दे रखी है बच्चों की जो बी का वैल्यू है ना वो 6 से ज्यादा है। बी मतलब क्या हो गया कि इधर जो नंबर ये लिखा हुआ है ना, इधर वाला नंबर जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये वाला नंबर जो है वो 6 से ज्यादा है। तो आपने देखा यहाँ तो 4 ही लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा कि ये 4 लिखा हुआ है तो ये तो नहीं होगा। ये सारे इनमें से अभी पता नहीं कोई सा भी हो सकता है। तो आप सबका क्या करो फिर दूसरी डेफिनेशन, ये तो आपने चेक कर ही लिया कि इसमें सारे नंबर जो है वो 6 से ज्यादा है, तो सबके लिए अलग चेक करना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन वो ये बोल रहा है कि जो पहला नंबर है वो आपको मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, दूसरे वाले में से 2 माइनस करने पर। तो ये तो आपका ए बन गया, ये बी बन गया, तो ए मिल जाना चाहिए बी माइनस 2 करने से। तो क्या 3 मिल जाएगा, 8 में से 2 माइनस करने पर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ए का वैल्यू 6 हो गया, बी का वैल्यू 8 हो गया। यहाँ पे आप यही कंडीशन दूसरी वाली वेरीफाई करेंगे तो अब ये बात बिल्कुल ठीक बैठेगी। 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पैटर्न का नया क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मेनली आपको बात करनी होगी कि भाई आपका रिलेशन आर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं फंक्शन की ओर। बच्चों इसी चैप्टर में हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज अबाउट द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, ये टॉपिक क्लास 11th का है, बट यहाँ जस्ट आपको शुरुआत करनी होगी टाइप्स ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन के कितने टाइप है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को, फंक्शन के टाइप कितने हैं। तो बच्चों देखिए फंक्शन को लिखने का तरीका ये होता है एफ सच दैट एक्स टू वाई, जिसमें एक्स को हम डोमेन बोलते हैं और वाई हमारा क्या होता है बच्चों, को डोमेन होता है। तो यहाँ डोमेन एक्स होगा, को डोमेन हमारा वाई हो जाएगा। इस फंक्शन को पहला टाइप हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को ध्यान में रखिए, एग्जाम में आपके ये वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है कि ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव बोलो या वन वन बोलो बच्चों एक ही बात है, यहाँ पे दोनों चीजें एक ही है। आप किसी फंक्शन को वन वन भी बोल सकते हो या इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, दोनों चीजें एक ही है, राइट। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन जो है वो वन वन कब बन जाएगा, ये फंक्शन वन वन कब बन जाएगा, जब ये कंडीशन ठीक बैठती है। कौन सी कंडीशन ठीक बैठेगी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपके फंक्शन के साथ जो कंडीशन है वो कौन सी ठीक बैठ जाएगी कि फंक्शन x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए यदि आपको दो अलग अलग वैल्यूज ही वापस मिल रही है तो उस फंक्शन को अपन बोलते हैं वन वन फंक्शन। इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल पहले आप देख लीजिए, सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे मान लो आप एक फंक्शन को लिखते हैं f(x = x², है ना, और मैं आपको दे दूं कि f जो है वो r से
आर तक दिया हुआ है बच्चों, इस वाले सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इस वाले सेट का क्या नाम है, डोमेन है। और इस वाले सेट का क्या नाम है, इस सेट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, राइट। इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इधर जो लिखा हुआ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। अब इस वाले रिलेशन सॉरी फंक्शन के लिए आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो क्वेश्चन को चेक करने के देखो यहाँ पे अब हमारे पास दो तरीके अवेलेबल रहेंगे। पहला तरीका तो है कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और यहाँ कोई सी भी इसमें से दो वैल्यूज उठा लीजिए। बहुत आसान सी वैल्यू मैं बताऊं आपको, तो एक वैल्यू -1 है और एक वैल्यू आप दूसरी कंसिडर कर लीजिए +1। दोनों इस आर में होती है। अब आपको बताया जब आपने -1 भेजा तो -1 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा। और फिर आपने 1 भेजा तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। क्या ऑब्जर्व हुआ यहाँ से, क्या सामने आया, हमने दो अलग अलग वैल्यू भेजी थी बट उसकी जो वैल्यूज हमें मिल रही है वो बच्चों दोनों की दोनों वैल्यूज सेम मिल रही है। इसका मतलब ये तो फिर डेफिनेशन फेल हो गई। यहाँ हमने क्या देखा था कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट ही आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे तो सेम आ गई और सेम आ गई तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, नॉट 1 1। अब 1 1 भी लिखा हुआ आ सकता है आपके एग्जाम में और इंजेक्टिव भी आ सकता है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं रहेगा या फिर इंजेक्टिव नहीं रहेगा। इंजेक्टिव नहीं रहेगा तो फिर 1 1 नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये मैनी 1 हो जाएगा, राइट। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी 1 फंक्शन बोलते हैं। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसका एक दूसरा तरीका और है चेक करने का। वो तरीका क्या है कि जब भी किसी फंक्शन में आप fx1 और fx2 को बराबर करते हो, उससे आपको केवल और केवल सॉल्व करने पर एक रिजल्ट मिलता है कि x1 बराबर है x2 के, तब भी उस फंक्शन को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन था, आप क्या करिए, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए दो वैल्यूज लीजिए x1 और x2। ये वैल्यू हमेशा बच्चों डोमेन में से ली जाती है और यहाँ पे डोमेन r है तो ये r में से आपने दो वैल्यूज ली। अब आपको करना क्या है, दो वैल्यूज निकालनी है, fx1 निकालना है और एक आपको fx2 निकालना है। दोनों वैल्यूज को बराबर करिए तो x1 जैसे ही यहाँ पे आप रखेंगे तो x1 का स्क्वायर और इसको रखा तो x2 का स्क्वायर और सॉल्व किया इसको तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-x2। मतलब आपके पास दो कंडीशन आई, एक तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x2, और दूसरी कंडीशन बच्चों आपके पास आ गई x1 बराबर -x2। तो ये दोनों कंडीशन आ गई, जबकि मैंने क्या बोला था कि यदि आपको सॉल्व करने पर केवल यही कंडीशन मिलती केवल, तो उस केस को अपन बोलते कि फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। बट इस कंडीशन के साथ साथ आपको ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रही है और एक्स्ट्रा मिल रही है इस वजह से आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया किसी भी फंक्शन को 1 1 चेक करने का। अब दूसरा टाइप बच्चों हमारे पास और होता है और इस दूसरे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, सॉरी यस बिल्कुल ऑन टू फंक्शन। तो कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, कोई फंक्शन f x2y दे रखा है, इसमें ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो इस फंक्शन को ऑन टू का एक दूसरा नाम एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है सर्जेक्टिव। तो कोई भी फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव कब होगा, जब इस वाले फंक्शन के लिए आप देखें कि y में ये वाला जो सेट है ना, इधर वाला, इस सेट में कोई भी खाली एलिमेंट ना बचे। खाली एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि इसको मैं आप एग्जांपल से फिर से हम समझते हैं तभी ये अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जैसे मान लो आपके पास एक सेट कोई फंक्शन का दे रखा है, मतलब x से y, आप ये समझ लीजिए एक बार, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 लिख दिया और 4 लिख दिया, और यहाँ पे बच्चों मैंने a b और फिर c और फिर d और e लिख दिया। अब मान लो मैं a को कनेक्ट कर दूं c से, 2 को कनेक्ट कर दूं d से, और 3 को कनेक्ट कर दिया a से, 4 को कनेक्ट कर दिया b से। क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो आप कैसे पता करोगे, अलग अलग वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आपको अलग अलग वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो 1 के रेस्पेक्ट में आपको c मिल रहा है, 2 के रेस्पेक्ट में d मिल रहा है, 3 के रेस्पेक्ट में a, 4 के रेस्पेक्ट में b, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज मिल रही है आपको। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? ऑन टू होगा, कैसे पता करेंगे हम ऑन टू होने के लिए? ऑन टू होने के लिए आपको बच्चों ये चेक करना होगा, ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब आपके इस साइड में कोई भी खाली एलिमेंट ना बचे, जबकि यहाँ पे ई ऐसा एलिमेंट बचा हुआ है जो किसी से कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन का ऑन टू होना या नहीं होना। इसके दूसरे नाम मैंने आपको बता दिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंजेक्टिव फंक्शन,
ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन होगा, और इसको हमने ऑन टू का एक दूसरा नाम और हमें देखने को मिलता है जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी यूज किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो ये दो टाइप के आपके फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा सा एक कैच है यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो इसका क्या कोई सीधा तरीका है क्या? तो आप देखिए, सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अभी जो हमने ये एग्जांपल लिया है इसमें डोमेन क्या होगा, तो डोमेन इधर के सारे एलिमेंट्स होंगे, तो 1 2 3 4 ये इसके डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। अब बात आती है रेंज क्या होगी, तो रेंज आप देख रहे हैं कि रेंज का मतलब होता है जो इधर एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे केवल ये 4 ही एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, तो ए बी सी डी ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एंड व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन यदि इसका निकालें तो बच्चों कोडोमेन कितना होगा, कोडोमेन इधर के सारे एलिमेंट्स को अपन लोग कोडोमेन बोलते हैं। मतलब आप यहां से लेके पूरा ये सेट बना दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। इट मींस आपका कोडोमेन ए बी सी डी और ई ये इसका कोडोमेन हो जाएगा। देखिए अब आप सोच के देखिए कि इस फंक्शन में रेंज और कोडोमेन क्या सेम आ रहा है क्या? तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन में रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आ रहा, दोनों के दोनों जो है वो क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। रेंज और कोडोमेन यहाँ इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये फंक्शन जो है ना वो ऑन टू नहीं बन पाया। तो यदि किसी फंक्शन को ऑन टू बनना है तो उसके लिए अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि उस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके हमारा फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। राइट, तो ये हमारा जो है वो डेफिनेशन था ऑन टू का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि आपका एन टू एन ये आपका फंक्शन है, राइट, एन टू एन ये आपका फंक्शन है और एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है। पूछा है क्या ये 1 1 है क्या, तो 1 1 चेक करने के लिए आपको पता है कि दो एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं x1 और x2। कहाँ से लेते हैं, ये जो पहला सेट लिखा होता है यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से हमने दो एलिमेंट्स लिए। अब हमें क्या करना होता है, fx1 को fx2 के बराबर करना होगा। fx1 इज इक्वल टू fx2 हमने यदि किया तो यहाँ से हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 गया, आपको एक ही रिजल्ट मिला, x1 इज इक्वल टू x2। अभी मैंने आपको बताया जब केवल आपको ऐसा एक ही रिजल्ट मिलता है, x1 डायरेक्ट बराबर है x2 के, तभी आप बोलते हैं कि आपका वो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब बात करें बच्चों ऑन टू की, है ना, ये थोड़ा सा देखिएगा ऑन टू की। अब ऑन टू की बात करेंगे तो उस केस में आप देख सकते हैं कि ऑन टू में आपको दो चीजें चाहिए, एक तो कोडोमेन चाहिए। अब कोडोमेन निकालने में कोई ज्यादा माथा बच्ची वाला काम नहीं है, आपको देखना है कि आपका रिलेशन फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं फंक्शन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये आपकी इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ n से n तक है, तो इस वाले सेट को अपन क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो इधर n लिखा हुआ है तो आपका रिलेशन जो कोडोमेन है वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक बच्चों, ऐसे ही आप रेंज निकालें। अब रेंज कैसे निकलेगी वो थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से। रेंज निकालने का तरीका है, आपको फंक्शन की डेफिनेशन देखनी होगी। फंक्शन कर क्या रहा है, फंक्शन कर रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर को, यहाँ से आप नंबर भेज रहे हैं इसके अंदर, ये क्या कर रहा है, इसको डबल कर रहा है। डबल कर रहा है इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और हमें पता है किसी भी नेचुरल नंबर को आप यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, इवन टाइप का हो जाएगा, है ना, या तो वो 2 आएगा या 4 आएगा 6 आएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपका रेंज जो है ना बच्चों वो कितना हो जाएगा, रेंज आपका या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, मतलब 2 के मल्टीपल टाइप में ही होंगे। और इसको आप इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2n। अब क्या ये दोनों चीजें बराबर है क्या, अब यहाँ आप देख रहे हैं कोडोमेन आपका n था और रेंज आपका कितना हो गया 2n, तो ये तो भाई साहब दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होने वाला, ऑन टू इज नॉट। तो यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछा गया था, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स आपको अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन, राइट। अब देखिए यहाँ पे फिर से यही दे रखा है, ये तो सेम क्वेश्चन था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये चलिए ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन किस टाइप का है। यहाँ पे इसने लिख रखा है x4, है ना, तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटेड है ये, तो ये आपका x4 नहीं है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे ठीक कर लीजिए, x टू द पावर 4 है। मतलब ये फंक्शन आपका ये दे रखा है fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4, ये तो इसका डेफिनेशन है। और कैसे लिखा गया फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक, वो उसने दे रखा है r से r तक दिया गया है, राइट, r से r तक दिया गया है। अब पहले आपसे पूछा जा रहा है कि 1 1 है या नहीं, तो 1 1 के लिए आप दो एलिमेंट्स उठाएंगे, एक x1 लिया एक x2 लिया, है ना, ये कहाँ से लेंगे, इधर वाले सेट से लेंगे, तो यहाँ ऐसा लिख दीजिए कि ये r से है।
अब हमें क्या करना होगा, fx1 को इक्वल करना होगा किसके, fx2 के। fx1 यदि fx2 के इक्वल है तो x1 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4। अब आपको पता है कि जब ये पावर्स इवन नंबर में हो, यहाँ 4 है इवन नंबर है, तो इसका एक आंसर नहीं आता, इसके दो आंसर आते हैं, प्लस माइनस x2। कैसे प्लस माइनस x2, आपको पता है कि जब भी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है तो इसका आंसर केवल ए इक्वल्स टू बी थोड़ी आएगा, इसमें क्या आता है, प्लस माइनस। ठीक वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा, x1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस x2। अब यहाँ पे दो आंसर आ गए तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू चेक करिए, तो ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू में आपको फिर से पता है कि इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन के लिए देखना नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट एफ की इस डेफिनेशन के पास चले जाना है। यहाँ जो लिखा हुआ होता है उसको बच्चों हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, तो कोडोमेन आपका आर हो जाएगा। अब रेंज क्या होगा, रेंज के लिए फंक्शन का डेफिनेशन देखना जरूरी है और रेंज आपको चेक करना है। तो आप देखिए फंक्शन का डेफिनेशन ये था, ये वाला डेफिनेशन था। तो हम क्या कर रहे हैं, जिस भी रियल नंबर को भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं आप, कैसे पता चल रहा है मेरे को, यहाँ जो लिखा होता है वहां से आप नंबर भेज रहे हो, मतलब आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में से कुछ भी नंबर भेज रहे हो और उस पे पावर 4 लगा रहे हो। बच्चों पावर 4 लगाते ही वो नंबर क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो इसका मतलब इस रेंज में केवल प्लस के रियल नंबर्स आएंगे, और जब प्लस के आएंगे तो देखिए दोनों ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं होगा। तो यहाँ पे f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी जो है वो बच्चों इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, fx इज इक्वल्स टू 3x है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 होगा या नहीं होगा, तो क्लियरली ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, आपने x1 और x2 दो एलिमेंट्स लिए है ना, r में से लिए, fx1 इज इक्वल्स टू आपने fx2 किया, तो यहाँ से आपको मिला 3x1 और ये हो गया आपका 3x2, एक ही रिजल्ट मिल रहा है x1 बराबर x2, तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों ऑन टू की, कि ऑन टू है या नहीं। ऑन टू का कैसे पता चलता है, ऑन टू पता करने के लिए आपको एक तो क्या निकालनी पड़ती है, रेंज, और एक निकालना पड़ता है आपको कोडोमेन। तो यहाँ पे पहले अपन कोडोमेन निकाल लेते हैं कि कोडोमेन कितना होगा, और कोडोमेन पता करने के लिए आपको फंक्शन में इधर का साइड का ये देखना पड़ता है। तो ये r है यहाँ पे, तो इसका जो है वो कोडोमेन कितना हो जाएगा, r। अब रेंज कैसे निकाली जाएगी बच्चों, रेंज निकालने के लिए आपको इस डेफिनेशन को देखना जरूरी है। ये क्या कर रहे हैं, आप नंबर x कहां से उठा रहे हैं, x नंबर हमेशा यहां से उठा रहे हैं, मतलब x कोई भी रियल नंबर जा रहा है और आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो बचपन में हमने छोटी में पढ़ा है कि जब भी किसी रियल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रियल ही रहेगा, उसका नंबर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे रेंज जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो जाएगा। ऑन टू हो गया, सो f इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होने वाला है, राइट। तो ये आपका डिस्कशन था इससे रिलेटेड। बच्चों अब हम लोग थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में। तो हमारा एक फंक्शन है कोई भी, ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है और ये हमारा सेट सी है। यदि f यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया गया है और g यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया गया है बच्चों, तो यहाँ यदि आप कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ मान लो आपने एक एलिमेंट उठाया x, तो यहाँ से यदि आपको यहाँ पहुँचना है तो f लेके जाएगा आपको, और f जो है वो x के साइड में लग जाएगा, तो ये fx बन गया। और फिर fx को यदि आपको और ट्रांसफॉर्म करना है आगे, तो फिर से ये इसमें हेल्प कौन करेगा, g करेगा, g यहाँ fx के पहले लग जाएगा, तो ये बन जाएगा gfx। इसको बोलते हैं बच्चों कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हमने क्या किया कि एक एलिमेंट x सेट ए से उठाया और लास्ट में हम कहाँ पहुंच गए, सी पे पहुंच गए, लेकिन इसके ड्यूरेशन में ये क्या बन गया, gfx बन गया। और बच्चों इसी चीज को हम लोग बोलते हैं gof, है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये हो गया हमारा gof। और ठीक ऐसे ही यदि इसकी डायरेक्शन से आएंगे, आप इधर से इधर आएंगे, वापस एक एलिमेंट आपने x उठाया और फिर आप यहाँ पे आए और इस टाइप से, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, fog बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा कंपोजिशन का टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लीजिए कि इस कंपोजिशन की डायरेक्शन जो है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो है वो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कंपोजिशन से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन या एक फंक्शन का इनवर्स निकालना। ये तो यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप एग्जाम में आने वाला ही है, इसके लिए मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन इनवर्स निकालने का तो एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा, राइट। अब इनवर्स की कंडीशन क्या है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकलेगा
तो उससे पहले हमें क्या चेक करना होगा, क्या कंडीशन होगी, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए इधर जब भी कोई फंक्शन हमारा है एक्स से वाई तक, तो उसका इनवर्स कब डिफाइन होगा, डिफाइन टू बी इन्वर्टिबल, मतलब उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, कौन सा फंक्शन, जी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जी ओ एफ करने पे आपको आइडेंटिटी मिल जाए और एफ ओ जी करने पे भी आइडेंटिटी मिल जाए, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एफ का इनवर्स क्या होगा, एफ का इनवर्स जी होगा, उसके लिए कंडीशन है कि आपका एफ ओ जी और जी ओ एफ ये दोनों ही किसके बराबर आने चाहिए, आई के बराबर आने चाहिए। अब आई वाला ये क्या मामला है वो थोड़ा सा आप देखिए कि यदि मैं किसी फंक्शन में एक्स को भेजता हूं और मुझे एक्स ही वापस मिल जाए, है ना, एक्स को भेजा एक्स वापस मिल गया, तो इस चीज को अपन बोल देते हैं कि हमारा एफ ओ जी क्या बन गया, आई बन गया, आइडेंटिटी बन गया। जैसे मान लो मैंने जी ओ एफ में वाई भेजा और वाई ही मेरे को वापस मिल गया, है ना, वाई ही वापस मिल गया, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा जी ओ एफ क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड। देन बच्चों हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा रिजल्ट है वो है कि f11 ऑन टू है, तो उस केस में ही f इन्वर्टिबल है। आप इस रिजल्ट को तो बहुत अच्छे से फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब f का इनवर्स आप f इनवर्स या फिर आप कुछ भी बोल दीजिए, g बोल दीजिए, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका ये f फंक्शन किस टाइप का हो, ये 1 भी हो जाए एज वेल एज ये फंक्शन आपका क्या बन जाए, ऑन टू भी बन जाए, तभी आपका ये फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल बन जाएगा, अदरवाइज ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन में अभी अप्लाई करके देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। देखिए जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल अपनी बढ़ाइए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, उन पे थोड़ा सा फोकस करिए, नया क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बन जाएगा, राइट। देखिए यहां पे आपके पास ये एक फंक्शन दे रखा है और सेट एस दे रखा है, मतलब एफ आपको डिफाइन करके दिया हुआ है एस से एस तक, मतलब इधर भी 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है। आपको चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा एफ है जिसके लिए एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ये आपको बताना है। तो हमें क्या करना है कि पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो इधर मैं एक सेट बना देता हूँ एस, इधर भी एक सेट एस बना दिया, यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी एस है, एफ इन दोनों को जोड़ रहा है, एफ यहाँ पे, इधर 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है। अब उसने बोला है कि 1 कनेक्ट हो रहा है 1 से, मतलब 1 जुड़ रहा है 1 से यहाँ पे इस टाइप से, फिर 2 जुड़ रहा है 2 से, तो 2 इज कनेक्टेड बाई 2, और फिर 3 कनेक्ट हो रहा है 3 से, तो 3 इज कनेक्टेड टू 3। देखिए यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया। तो क्या ये फंक्शन आप डायग्राम देख के बता सकते हैं क्या ये 1 1 होगा, ऑब्वियसली 1 1 होगा। क्यों होगा 1 1, ये डेफिनेशन में हमने देखा है कि यदि इधर से आप अलग अलग वैल्यू भेज रहे हैं, तो यदि आपको इधर भी अलग अलग वैल्यू ही मिल रही है तब फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा, तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा, राइट। क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, तो ऑन टू का कैसे पता चलता है हमें एक फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं, वो ये ऐसे चेक होता है कि इस साइड क्या कोई खाली एलिमेंट बचा हुआ है क्या, तो इधर आप देखिए कोई भी खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो जाएगा। और जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो गए, तो इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट जो है वो करेगा। अब वो एफ इनवर्स होगा क्या, वो कैसे बताएंगे, एफ इनवर्स निकालने के लिए आप इन पेयर्स को उल्टा करके लिख दीजिए, ये 1 1 है तो 1 1 का उल्टा पेयर करेंगे आप तो वो भी 1 1 आएगा, 2 2 का उल्टा पेयर करेंगे 2 2 आएगा, और 3 3 का उल्टा पेयर भी 3 3 आएगा, तो ये आपका एफ इनवर्स आ जाएगा, राइट। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सिमिलरली बच्चों हम लोग सेकंड एग्जाम्पल भी ठीक इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपका एफ जो है वो ये दे रखा है, ठीक है, और इस वाले में भी हम लोग जैसे ही ये डायग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट, तो देखिए क्या बनता है। बी पार्ट जो है हमारा वो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, बी पार्ट में हमें ये डायग्राम दे रखा है फिर से 1 2 3 का, क्योंकि ये हमारा सेट है और ये हमारा दूसरा सेट भी 1 2 3 का ही है। ये बोल रहा है 1 कनेक्ट हो रहा है 2 से, तो 1 को कनेक्ट कर दीजिए 2 से, 2 कनेक्ट हो रहा है 1 से, तो 2 कनेक्ट हो रहा है 1 से, ऐसे ही आप देखिए 3 कनेक्ट हो रहा है 1 से, तो 3 भी कनेक्ट हो गया 1 से। अब आप देखिए क्या ये फंक्शन 1 1 रहा, 1 1 का पता करना है हमें कि 1 1 है या नहीं। तो 1 1 कैसे पता करोगे कि इधर से तो आपने अलग अलग एलिमेंट ही भेजे थे, 1 भेजा 2 भेजा 3 भेजा, बट उधर दिक्कत ये होगी कि दो एलिमेंट्स के लिए आपको सेम वैल्यू मिल रही थी, तो इसका मतलब आपका फंक्शन ये 1 1 नहीं रहेगा। क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा,
ऑन टू का कैसे पता करेंगे कि इधर की साइड में क्या कोई खाली एलिमेंट बच रहा है, यस 3 एक खाली एलिमेंट बच रहा है, ये इधर किसी से भी कनेक्ट नहीं है और किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। सो मैं यहां से बोल रहा हूं f इज नॉट इन्वर्टिबल, f इज नॉट इन्वर्टिबल। और जब आपका फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं है तो क्या f इनवर्स निकलेगा? सो f इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड पार्ट को भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू टाइप में, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। काफी यूजफुल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पे, जो हमारा लास्ट इजीएस्ट सेक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन पे क्या वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार यदि सेट ए पर डिफाइन है ना, स्टार हमेशा किसी सेट ए पे डिफाइन कब होता है? फिर से वही करना है आपको, ए क्रॉस ए सबसे पहले निकालना है और जो आपका आंसर आ रहा है वो ए में होना चाहिए, तभी आप उसको बोलेंगे कि वो बाइनरी एक ऑपरेशन आपका है। अब पहले मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल बता देता हूं बाइनरी ऑपरेशन का। देखिए मेनली हमारे पास 4 टाइप के ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। एक तो आपका डिवीजन हो गया, एक आपका इनटू हो गया। अब मान लो मैं आपको एक सेट देता हूं, है ना, पहला केस हम लोग लेते हैं केस 1। मैंने आपको एक सेट दिया कि भाई साहब आप नेचुरल नंबर उठाओ और इस प्लस को चेक करो, क्या प्लस का नेचुरल नंबर्स पे जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, है ना। आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, चेक करो। अब आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले n क्रॉस n निकालेंगे। आपको सेट ये दे रखा है ना, तो n क्रॉस n किया तो इसमें तो बहुत सारे पेयर आएंगे, 1 1 आ गया, फिर 1 2 आ गया, एंड सो ऑन। प्लस ऑपरेशन का मतलब है कि इसमें से कोई भी पेयर प्लस के पास गया, प्लस के पास गया, इट मींस 1 + 1 हुआ, आंसर 2 आएगा। क्या 2 नेचुरल है या नहीं वो आपको चेक करना है। यदि एक भी पेयर ऐसा फेल हो गया तो इसका मतलब आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहेगा। आप 1, 2 को भेजेंगे तो 1 + 2 किया तो ये 3 हो जाएगा, ये भी नेचुरल में है तो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया, एंड सो ऑन। तो ये सारे आप देखेंगे प्लस करने पे बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे। बट इन केस यदि यही मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आप प्लस का तो आपने चेक कर दिया, अब आप मेरे को माइनस का चेक करके बताइए, माइनस का चेक करके बताइए, तो आप क्या करेंगे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूं, देखिए इसको। अब मैं आपसे माइनस का पूछता हूं कि माइनस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, वो आप मेरे को बताइए। तो आप क्या करेंगे? माइनस के लिए चेक करेंगे। फिर माइनस के लिए ये हमारा माइनस साइन होता है, 1, 1 इसके पास गया तो ये 1 - 1 हो गया, जो कि आंसर कितना आएगा? 0। क्या 0 इस नेचुरल नंबर n में है क्या? तो 0 तो नेचुरल में होता ही नहीं है, तो 0 नेचुरल में नहीं है, तो इसका मतलब नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, विच इज BO, है ना। तो ये आपका एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जैसे ही पुट किया तो वो आपका रिजल्ट जो है वो सेट n में नहीं रहा, तो इस वजह से ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये फर्स्ट आपका रिजल्ट था, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो कैसे चेक करना है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो इधर वाले सेट में आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। फिर 2-3 प्रॉपर्टी है इसकी। एक तो आपको कम्यूटेटिव देखना होता है कि एक बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, जब A * B करो तो वो B * A के बराबर आ जाए, तो वो आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है। जैसे अपन प्लस की बात करें तो प्लस कम्यूटेटिव होता है। क्यों होता है कि 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, ऑलवेज बराबर आएगा। डिवीजन क्या कम्यूटेटिव होता है क्या? तो वो डिवीजन नहीं होगा। 2/3 किया कुछ और आएगा, और 3/2 किया तो ये कुछ और आएगा, तो ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। ऐसे ही माइनस की बात करो तो 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, और 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, तो ये भी आपका कम्यूटेटिव नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, राइट। तो ये कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात होगी। फिर एसोसिएटिव की बात होती है। तो एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं कि A * B, राइट, A* और आपका B * C ये बराबर होना चाहिए किसके? A * B और फिर * C के। यदि ये बराबर है तो इसका मतलब आपका ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग एक एग्जांपल में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, ये हो ही चुका हमारा डिस्कशन। अब बच्चों 2 चीजें और आती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज कम्यूटेटिविटी के बाद में हम लोग देखते हैं एसोसिएटिविटी, और एसोसिएटिविटी के बाद में हमें आना होता है क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट से पहले हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या A * B कम्यूटेटिव है या नहीं। तो सीधी सी बात है कि आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है कि A * B उसने बोला है रिलेशन
a प्लस 2b का। बोल रहा है क्या ये कम्यूटेटिव है क्या? तो आपको पता है कम्यूटेटिव के लिए ये बात ठीक होनी चाहिए, b स्टार a के इक्वल होना चाहिए। अब a स्टार b लेफ्ट हैंड साइड तो आपको दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है a स्टार b, तो a स्टार b का वैल्यू आप निकालेंगे तो a प्लस 2b आ जाएगा। मतलब है कि a तो डायरेक्ट आ रहा है और b का डबल वैल्यू यहाँ बाहर आ रहा है। अब यदि बच्चों आप राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा b स्टार a। अब b स्टार a कैसे आएगा, b तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और इस a का डबल हो जाएगा तो ये हो गया 2a। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग है, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो सिंपली आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, जिसमें आपको कम्यूटेटिविटी टेस्ट करनी होगी कि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो ये कम्यूटेटिविटी की बात हो गई। अब देखिए एक एग्जांपल और है जिसमें आपको एसोसिएटिविटी चेक करनी है। एसोसिएटिविटी का रूल क्या है, ए स्टार और बी स्टार सी ये बराबर होना चाहिए किसके, ए स्टार बी और स्टार सी के। अब इसमें भी दो साइड आ गई तो पहले एलएचएस निकाल लो अलग से। एलएचएस कितना है, ए स्टार और फिर बी स्टार सी। अब ए स्टार तो एज इट इज है और बी स्टार सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी प्लस और आपका 2c, राइट। अब फिर से करना क्या है कि ए पहला वाला एलिमेंट तो डायरेक्ट बाहर आ रहा है और इसका डबल बाहर आएगा तो 2b प्लस 2c, राइट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2b और प्लस 4c, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ठीक ऐसे ही यदि आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं तो राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, a स्टार b और फिर आपका ये हो गया स्टार c, राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो गया a प्लस 2b और फिर स्टार c। तो यहाँ इसको सॉल्व करिए तो a प्लस 2b और प्लस 2c, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएटिव जो लॉ है वो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज अलग अलग होगी। यहाँ पे a प्लस 2b प्लस 4c है और इसमें आप देख रहे हैं वैल्यू a प्लस 2b और प्लस 2c है। दोनों वैल्यूज डिफरेंट होने की वजह से आप बोल सकते हैं कि ये आपका रिलेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं होगा, राइट। तो ये एक सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको चेक करना होगा कि whether आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे यही आपका एसोसिएटिव लॉ फिर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। बाइनरी ऑपरेशन आपको दे रखा है, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी ये दे रखा है, ए बी प्लस 1। तो कम्यूटेटिव चेक करना है तो ये चेक करिएगा ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। फिर लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्टार बी और ए स्टार बी आपका ए बी प्लस 1 है। और फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे तो राइट हैंड साइड इसका कितना है, आपको बी स्टार ए दे रखा है। तो बी स्टार ए का क्या मतलब हो गया, प्रोडक्ट, तो बी ए और प्लस 1। अब बी ए को आप क्या रीराइट कर सकते हैं, ए बी और प्लस में आपका 1। तो आप देखिए दोनों वैल्यूज इक्वल है और दोनों वैल्यूज इक्वल है, इट मीन्स व्हाट कि आपका जो रिलेशन या जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। सिमिलरली आप एसोसिएटिव के बारे में चेक कर सकते हैं। और ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें उसने बाइनरी ऑपरेशन ये दे दिया 2 पावर ए बी। तो फिर से कम्यूटेटिविटी देखना है आपको तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड आप जैसे ही कैलकुलेट करते हैं दैट इज ए स्टार बी और ए स्टार बी का वैल्यू 2 पावर ए बी। देन राइट हैंड साइड आप चेक करें तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी स्टार ए और बी स्टार ए निकालेंगे तो 2 पावर बी ए। अब 2 पावर बी ए ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पावर ए बी। तो दोनों वैल्यूज आप देखेंगे कि इक्वल आ रही है तो इसका मतलब आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये इस टाइप से दोनों क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन पे जिसमें बेसिकली हम लोग ये हमारा नेक्स्ट टाइटल हो गया जिसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या होता है और इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, राइट। तो पहली बात हम करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जब भी हम स्टार बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन का मतलब मेरा इतना ही है कि जो भी आप पेयर उठाओ उनके बीच में प्लस माइनस कुछ भी लगाओ आंसर ए में ही आना चाहिए। यदि ऐसा है तो एक एलिमेंट ई को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कब बोलेंगे, जब ए स्टार ई करने पे आपको ए ही वापस मिल जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, राइट। जैसे ए स्टार ई किया आपने और उसका आंसर आपका ए ही आ गया और इसका ऑर्डर चेंज करने पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी हम ई एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की जो है वो डेफिनेशन है। अभी क्वेश्चन के थ्रू ये टॉपिक थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा।
डेफिनेशन में थोड़ा सा आप इतना माइंड में फिट रखिए कि ए स्टार ई ए आएगा और ई स्टार ए भी ए ही आए तो भी हम ई एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, राइट। अब बच्चों बात होती है इनवर्स एलिमेंट की, तो ये आइडेंटिटी हो चुका इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट कैसे बोलेंगे कि एक एलिमेंट, इसको थोड़ा सा मैं अलग से समझा देता हूं कि एक एलिमेंट ए है, उसको मैं किससे स्टार करूं तो जिससे कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ए इनवर्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारा इनवर्स होगा और इसका ऑर्डर चेंज करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ए इनवर्स ए हो जाएगा, राइट। तो इस एलिमेंट ए इनवर्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ मेंशन किया गया, देखिए कि आप एन एलिमेंट ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, किसी एलिमेंट ए को हम इन्वर्टिबल कब बोलेंगे, जब एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, आप इसको बी लिख सकते हैं या ए इनवर्स लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो बी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सो दैट ए और बी के बीच में स्टार लगाने से आपका क्या आ जाए आंसर, आइडेंटिटी आ जाए, तभी जाके बी एलिमेंट जो है ना वो क्या बन जाएगा, इनवर्स एलिमेंट बन जाएगा, तभी बी एलिमेंट क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा इनवर्स के बारे में जो है वो डिस्कशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग ट्राई कर लेते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इनवर्स वाला जो टॉपिक है वो है क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए इनवर्स में आप सबसे पहले ये चेक करिए कि जैसे आपको ये स्टार ए स्टार बी दे रखा है, ये वाला डेफिनेशन आपको पूछा है कि किस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट यदि हम देखें तो ए स्टार बी आपको दे रखा है ए प्लस ए बी, है ना। अब आपसे वो पूछ रहा है कि इसका आइडेंटिटी बताओ, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। अब कैसे चेक करेंगे, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ए को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि ए ही आ जाए, मल्टीप्लाई मतलब ऑपरेट करूं ताकि ए ही आ जाए, और इसका ऑर्डर चेंज करो तो भी फर्क नहीं पड़े। बट आपको दोनों चीज़ों से मतलब नहीं है, आपको केवल एक साइड उठाना है। मतलब मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई। अब स्टार की क्या डेफिनेशन है, स्टार को हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं इस रूल से। तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो, इधर पहला वाला एलिमेंट डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और इधर दूसरी साइड में दोनों का मल्टीप्लाई बाहर आएगा विच इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि ए से ए कट गया और यहाँ से ए ही बराबर कितना आ गया, 0। सो यहाँ से आपके पास दो रिजल्ट आएंगे, या तो ए 0 होगा और या फिर ई 0 होगा। अब ए 0 होगा तो ई जो है वो कुछ भी हो सकता है, ई जो है वो क्या हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू। ई पे तो कोई कंडीशन आई नहीं ना, और इससे आपने बोला कि ई 0 ही है, ए कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों एक चीज है यहाँ पे वो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क करके ध्यान रखनी है कि जब बच्चों हम आइडेंटिटी की बात करते हैं ना, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं, तो ये बच्चों किस टाइप का एलिमेंट होता है, ये हमेशा जो निकल के आता है ना वो एक यूनिक एलिमेंट होता है। ये एक यूनिक एलिमेंट होता है, मतलब इसकी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आपने बोला है कि ई तो भाई कोई वैल्यू हो जाए, तो कोई वैल्यू हो जाए तो फिर तो ई कुछ भी हो सकता है और कुछ भी तो चलेगा नहीं। हमने बोला है आइडेंटिटी तो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये केस रिजेक्ट हो गया, आपके पास आइडेंटिटी क्या निकल के आ गया, ई इज इक्वल टू 0। ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। तो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें आपका आइडेंटिटी ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब मैं आपको केस नंबर जो 2 है वो भी सॉल्व करके बता देता हूँ, उसमें आइडेंटिटी कैसे निकलेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। ए स्टार बी इज इक्वल टू आपका ए बी स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी निकालना है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू आपका ए आ जाए और इसका ऑर्डर चेंज करो तो भी फर्क नहीं पड़े। अब ए स्टार ई इज इक्वल टू बच्चों ए है,